हेलो फ्रेंड्स, बायो एस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, और उसमें भी स्पेसिफिकली मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग। ये टॉपिक आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो ICAR, JRF हो, SRF हो या IBPS AF हो, सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स, खास करके यूरिया का इस्तेमाल इतना बढ़ गया कि हमारी सॉइल की हेल्थ धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है, और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है सॉइल के इकोसिस्टम पर। बिल्कुल सर। और इस इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है अर्थवर्म, जिसे हम फार्मर्स फ्रेंड यानी किसान का मित्र कहते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जो आजकल की रियलिटी को दर्शाता है। पहले ये खेत में आमतौर पर मिल जाते थे, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के अंधाधुंध प्रयोग से इनकी पॉपुलेशन लगभग खत्म हो गई है। इसलिए अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हमें इन्हें खरीदना पड़ता है। सही कहा आपने। अर्थवर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सॉइल में एरेशन इंप्रूव करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके उसे प्लांट्स के लिए अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इस प्रॉब्लम के दो मेजर ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे NADP मेथड ऑफ कंपोस्टिंग की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग यानी केंचुआ खाद। और लेक्चर के एंड में हम इन दोनों मेथड्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इनके कंपैरिजन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और कभी-कभी इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले मेथड से, दी NADP मेथड। इसे एक इंजीनियर्ड अप्रोच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक तरीका है, एक स्पेसिफिक डिजाइन और प्रोसेस पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कचरा इकट्ठा कर दिया। इसके पीछे एक पूरी साइंस है। इस मेथड को डेवलप करने का श्रेय जाता है एक किसान वैज्ञानिक को, जिनका नाम था नारायण देवराव पंडारी पांडे जी, और उन्हीं के नाम पर इस मेथड का नाम नाडेप रखा गया है। नारायण देवराव पंडारी पांडे। उन्हें प्यार से नाडेप काका या ऑर्गेनिक काका भी कहा जाता था। ये महाराष्ट्र से थे। अब इसकी डेफिनेशन पर ध्यान दें। नाडेप एक सिस्टमैटिक एरोबिक कंपोस्टिंग मेथड है। यहाँ पर एरोबिक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोबिक कंपोस्टिंग का मतलब है ऐसी डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। हिंदी में इसे वायवीय कंपोस्टिंग कहते हैं, जहां पर हवा का आना जाना जरूरी है ताकि बेनिफिशियल माइक्रोब्स अपना काम कर सकें। इस मेथड की सबसे खास बात है इसका परमानेंट स्ट्रक्चर यानी नाडेप टैंक, और इस टैंक के डायमेंशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। द स्टैंडर्ड डायमेंशंस फॉर अ नाडेप टैंक आर 10 फीट लेंथ लंबाई, 5 फीट ब्रेथ चौड़ाई एंड 3 फीट हाइट ऊंचाई। ये डायमेंशंस रैंडम नहीं है। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कंपोस्ट पाइल के हर हिस्से तक हवा यानी ऑक्सीजन आसानी से पहुंच सके। ऑप्टिमल एरेशन इज द की टू दिस प्रोसेस। टैंक की दीवारों में भी छेद यानी होल्स रखे जाते हैं फॉर क्रॉस वेंटिलेशन। अब इसका प्रोसेस समझते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। पहला स्टेप है टैंक को भरना। इसमें हम लेयर्स बनाते हैं। सबसे पहले फार्म वेस्ट जैसे कि सूखी पत्तियां, क्रॉप रेजिड्यू, घास फूस डाला जाता है। उसके ऊपर गोबर, काऊ डंग और पानी का स्लरी डाला जाता है, और फिर एक पतली लेयर साफ मिट्टी की। इसी सीक्वेंस को रिपीट किया जाता है जब तक टैंक ऊपर तक भर ना जाए। इसके बाद इसे 90 से 120 दिन यानी लगभग 3 से 4 महीने के लिए डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट यहाँ पर यह है कि एक बार में इस स्टैंडर्ड साइज के टैंक से लगभग 3 टन या 30 क्विंटल अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट तैयार होती है। इसका मतलब है कि साल में आप एक ही टैंक से 3 बार कंपोस्ट हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे डायरेक्ट MCQs बनते हैं, इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाडेप कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा 0.5 से 1.5% तक होती है। फास्फोरस P2O5 के फॉर्म में 0.5 से 0.9% होता है, और पोटेशियम K2O के फॉर्म में 1.2 से 1.4% तक पाया जाता है। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है, जो इसे एक बेहतरीन सॉइल कंडीशनर बनाता है। ये रेंज याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था नाडेप मेथड, एक इंजीनियर्ड लार्ज स्केल लो मेंटेनेंस प्रोसेस। अब हम अपने दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, जो कि एक प्योरली बायोलॉजिकल फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री के वर्कर्स हैं वही हमारे फार्मर्स फ्रेंड, दी अर्थवर्म्स।
हम बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्टिंग की। वर्मी कंपोस्ट को आमतौर पर ब्लैक गोल्ड या हिंदी में काला सोना के नाम से जाना जाता है, और ये नाम इसे ऐसे ही नहीं मिला। जिस तरह सोना वैल्यूएबल होता है, उसी तरह वर्मी कंपोस्ट सॉइल के लिए अनमोल है। इसकी क्वालिटी और इसके फायदे इतने ज्यादा हैं कि इसकी कीमत नॉर्मल कंपोस्ट से कहीं ज्यादा होती है। ये टर्म एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ब्लैक गोल्ड किस ऑर्गेनिक मैन्योर को कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग का पूरा प्रोसेस एक ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड है। अर्थवर्म्स ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि फार्म वेस्ट, किचन वेस्ट, एनिमल डंग एटसेट्रा। लेकिन इसका सिर्फ 5 से 10% ही वो अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। बाकी का 90 से 95% मटेरियल उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होकर एक हाईली एनरिच्ड फॉर्म में बाहर निकलता है, और इसी फाइनल प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं। ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, इसका स्पेसिफिक नाम है वर्मीकास्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। वर्मीकास्ट इज एसेंशियली द एक्सक्रीटा ऑफ अर्थवर्म्स। जब ऑर्गेनिक मैटर अर्थवर्म की गट से पास होता है तो वहां पर उसकी ग्राइंडिंग होती है और वो म्यूकस, हार्मोन्स और आवश्यक एंजाइम्स के साथ मिक्स हो जाता है। ये प्रोसेस उस सिंपल ऑर्गेनिक वेस्ट को एक न्यूट्रिएंट रिच ह्यूमस लाइक मटेरियल में बदल देता है, जिसे पौधे आसानी से अब्जॉर्ब कर सकते हैं। नडेप कंपोस्ट की तरह इसमें एनपीके तो होता ही है, बल्कि उससे ज्यादा होता है। लेकिन इसका असली जादू है द वर्मीकास्ट बोनस। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अलावा वर्मीकास्ट में कई सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके साथ साथ इसमें विटामिन्स, बेनिफिशियल एंजाइम्स और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स भी पाए जाते हैं। ये चीजें नॉर्मल कंपोस्ट में नहीं मिलती। यही ग्रोथ रेगुलेटर्स बायोस्टिमुलेंट्स का काम करते हैं, जो प्लांट की ओवरऑल हेल्थ, रूट डेवलपमेंट और डिजीज रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। इसीलिए वर्मी कंपोस्ट को सिर्फ एक फर्टिलाइजर नहीं बल्कि एक कंप्लीट सॉइल अमेंडमेंट माना जाता है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्रीकल्चरल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कौन सी अर्थवर्म स्पीशीज सबसे बेस्ट मानी जाती है? तो वो नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, आइसीनिया फोइटिडा। इसका कॉमन नाम है रेड विगलर। ये एक एपिजेक स्पीशीज है, यानी ये सॉइल की ऊपरी सतह पर रहती है और ऑर्गेनिक मैटर को तेजी से कंज्यूम करती है। इसकी मल्टीप्लिकेशन रेट भी बहुत हाई है, इसलिए कमर्शियल वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यही सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है इंडिया में। आइसीनिया फोइटिडा, ये नाम जरूर नोट कर लीजिए। तो अब तक हमने नैडप मेथड और वर्मी कंपोस्टिंग को अलग अलग समझा। अगर आपको ये लेक्चर अभी तक पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब हम लेक्चर के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है विच मेथड इज सुपीरियर, या कंपेयर नैडप एंड वर्मी कंपोस्टिंग। इसका जवाब आपको इन पॉइंट्स से मिलेगा। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट कंपैरिजन है न्यूट्रिएंट कंटेंट का। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, नाडेप कंपोस्ट में नाइट्रोजन 0.5 से 1.5% होता है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की एवरेज वैल्यू लगभग 3% होती है, यानी नाडेप के मैक्सिमम वैल्यू से भी डबल। सिमिलरली फॉस्फोरस नाडेप में 0.9% तक होता है, जबकि वर्मी कंपोस्ट में ये 1% तक जाता है। और पोटेशियम नाडेप में 1.4% तक है, जबकि वर्मी कंपोस्ट में 1.5% तक। तो साफ है कि न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन के मामले में वर्मी कंपोस्ट कहीं आगे है। इसको और सिंपल तरीके से समझें तो अगर हम एवरेज वैल्यूज लें, नैडप का 1% नाइट्रोजन और वर्मी कंपोस्ट का 3% नाइट्रोजन, तो इसका मतलब है कि 1 किलो वर्मी कंपोस्ट में उतना नाइट्रोजन है जितना 3 किलो नैडप कंपोस्ट में मिलेगा। दिस मेक्स वर्मी कंपोस्ट अ मच मोर पोटेंट, यानी शक्तिशाली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। कम मात्रा में ज्यादा पोषण, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। चलिए अब इसको समराइज करते हैं कुछ की फैक्टर्स के बेसिस पर। पहला, मेथड टाइप। नैडप एक प्योरली माइक्रोबियल प्रोसेस है जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया और फंगाई काम करते हैं, जबकि वर्मी कंपोस्ट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें अर्थवर्म्स प्राइमरी डीकंपोजर्स हैं। दूसरा, टाइम। नैडप में 3 से 4 महीने लगते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोसेस जनरली थोड़ा फास्टर होता है, यूजुअली 60 से 90 दिन में अच्छी खाद तैयार हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। तीसरा, की बेनिफिट। नैडप का की बेनिफिट है सिंप्लिसिटी और लार्ज स्केल प्रोडक्शन। एक बार टैंक बनाओ और बड़े पैमाने पर कंपोस्ट बनाओ, जबकि वर्मी कंपोस्ट का की बेनिफिट है उसकी हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू एंड क्वालिटी। तो एक तरफ क्वांटिटी है, दूसरी तरफ क्वालिटी। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर आपके एग्जाम के लिए। सवाल ये नहीं है कि कौन सा बेहतर है, सवाल ये है कि किस सिचुएशन के लिए कौन सा उपयुक्त है।
अगर क्वेश्चन लार्ज स्केल फार्मिंग, लो कॉस्ट इनपुट और सॉइल कंडीशनिंग के लिए पूछा जाए, जहां पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में मैन्योर चाहिए, तो वहां नेदप मेथड एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर क्वेश्चन हाई वैल्यू क्रॉप्स, नर्सरी, किचन गार्डनिंग के लिए या सॉइल को तेज़ी से एनरिच करने के लिए या बेस्ट क्वालिटी ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में पूछा जाए, तो आपका आंसर हमेशा वर्मी कॉम्पोस्ट होगा। आपको एप्लीकेशन के हिसाब से अपना आंसर चूज करना होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रिवाइज करते रहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस दोनों के लिए क्रूशियल है, द पावर ऑफ ग्रीन मैन्योर। हम अक्सर सोचते हैं कि खेत को सुपरचार्ज करने का तरीका सिर्फ केमिकल फैक्ट्री से ही आता है, लेकिन आज हम एक ऐसे पुराने सोल्यूशन की बात करेंगे जो एक सिंपल बीज से शुरू होता है, ग्रीन मैन्योर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके टाइप्स, एग्जाम्पल्स और बेनिफिट्स सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स स्टार्ट। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, व्हाट इफ द बेस्ट फर्टिलाइजर वाजंट फ्रॉम अ बैग बट फ्रॉम अ सीड? मतलब क्या हो अगर सबसे अच्छा, सबसे पावरफुल फर्टिलाइजर किसी फैक्ट्री में ना बने बल्कि खेत में ही एक बीज से पैदा हो? हम हर साल लाखों टन मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर्स अपने खेत में डालते हैं, लेकिन ये सवाल पूरी कहानी को पलट देता है। ये उस आइडिया की बात करता है जहां नेचर ने हमें पहले से ही सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन दे रखा है, बस हमें उसे प्लांट करना है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें मिट्टी की एक समस्या को समझना होगा। इसे कहते हैं हिडन हंगर। आप अपने खेत को, अपनी जमीन को एक बैंक अकाउंट की तरह समझिए। आप जो भी फसल उगाते हैं, हर फसल के साथ उस बैंक अकाउंट से न्यूट्रिएंट्स का विड्रॉल होता है और वक्त के साथ ये विड्रॉल बढ़ता जाता है। ये एक सिंपल साइकिल है जो लगातार चलती रहती है। फसल के बाद फसल, हार्वेस्ट आफ्टर हार्वेस्ट, मिट्टी का न्यूट्रिएंट बैलेंस नीचे जाता है और अगर आप उस अकाउंट में कुछ डिपॉजिट नहीं करेंगे तो इवेंचुअली आखिर में वो अकाउंट खाली हो जाएगा। सॉइल इज ब्रोक। इसी को कहते हैं सॉइल डिप्लीशन या हिडन हंगर। इससे पौधे कमजोर होते हैं, पैदावार कम होती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें उस अकाउंट में, उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स डिपॉजिट करने का तरीका ढूंढना होगा। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के टॉपिक की, ग्रीन मैन्योर। देखिए, इसका नाम सुनकर कंफ्यूज मत होना। इसका एनिमल वेस्ट या गोबर से कोई लेना देना नहीं है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कुछ खास पौधे उगाते हैं, स्पेसिफिकली मिट्टी को फीड करने के लिए। ये क्रॉप्स बेचने के लिए नहीं बल्कि मिट्टी की सेहत के लिए हैं। लिटरली इट इज अ लिविंग फर्टिलाइजर। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ग्रीन मैन्योर? ग्रीन मैन्योर इज ग्रीन एंड अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटीरियल grown and incorporated into the soil to improve its structure and fertility. यहां दो वर्ड्स पर ध्यान देना है, ग्रीन और अनडिकम्पोज्ड। इसका मतलब है कि पौधे को हरा रहते हुए ही, यानी उसके सूखने से पहले ही मिट्टी में मिला दिया जाता है। यही इसका की प्रिंसिपल है। बिल्कुल सही। और इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। 3 स्टेप्स में इसको समझिए। स्टेप 1, आप एक स्पेशल ग्रीन मैन्योर क्रॉप को उगाते हैं। स्टेप 2, जब वो क्रॉप अपने पीक पर हो, मतलब पूरी तरह लश ग्रीन हो, तभी उसे प्लाव करके उसी खेत की मिट्टी में दबा दिया जाता है। एंड स्टेप 3, उसके बाद नेचर अपना काम करती है। वो हरा मटेरियल धीरे धीरे डीकंपोज होता है, सड़ता है और मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर से भर देता है। ये अगली कैश क्रॉप के लिए जमीन को पूरी तरह तैयार कर देता है। अब देखिए, ये जो ग्रीन मैन्यूरिंग है, इसके 2 मेन तरीके हैं, 2 स्ट्रैटेजीज हैं। ऐसा नहीं कि एक ही मेथड हर जगह काम करेगा। फार्मर अपनी जमीन और जरूरत के हिसाब से इसे चुनता है। लेट्स अंडरस्टैंड देम। द 2 टाइप्स आर इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग एंड एक्स सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट या उसी जगह पर। इसमें ग्रीन मैन्योर क्रॉप को उसी खेत में उगाया जाता है जहां उसे मिट्टी में मिलाना है। दूसरा है एक्स सीटू, जिसका मतलब है ऑफ साइट या कहीं और से लाकर। इसमें ग्रीन मैन्योर के लिए पौधे कहीं और उगाए जाते हैं, जैसे खेत के बॉर्डर पर या किसी खाली जमीन पर, और फिर उनकी पत्तियों और टेंडर ट्विग्स को काटकर मेन फील्ड में डाला जाता है। एक्स सीटू ग्रीन मैन्योरिंग को ग्रीन लीफ मैन्योरिंग भी कहते हैं। ये नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाते हैं। इन सिचू ग्रीन मैन्योरिंग के सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं सन हेम्प, जिसे हम सनाई भी कहते हैं, धाईचा, काउपी या लोबिया, बरसीम और लुसेन, जिसे अल्फाल्फा भी कहते हैं। ये सभी फास्ट ग्रोइंग क्रॉप्स हैं और ज्यादातर लेग्यूम फैमिली से आती हैं।
और एक्स सिट्यू यानी ग्रीन लीफ मैन्योरिंग के सोर्सेज आमतौर पर पेड़ और झाड़ियां होते हैं। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं नीम की पत्तियां, गुलमोहर की पत्तियां, करंज जिसका साइंटिफिक नेम है पुंगामिया पिन्नाटा, सबाबूल और महुआ। इनकी पत्तियों में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। इन सिटू में जो दो सबसे पॉपुलर क्रॉप्स हैं, सनहेम्प और धैंचा, उनको थोड़ा आपस में कंपेयर करके देखते हैं। इससे आपको उनके प्रैक्टिकल यूज़ का आइडिया लगेगा। बाय द वे, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए इन दो चैंपियंस को कंपेयर करते हैं। पहला है सुनहेम्प यानी सनाई। ये इंडिया के लगभग सभी हिस्सों में यूज होता है। इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एंड वर्सेटाइल ग्रीन मैन्योर क्रॉप। इसे आप ऑलराउंडर कह सकते हैं। दूसरा है धेंचा। ये एक स्पेशलिस्ट है। ये ऐसी मिट्टी के लिए बेस्ट है जहां प्रॉब्लम्स हो, जैसे वाटर लॉक्ड सॉइल यानी जहां पानी भरा रहता हो, या एसिडिक और अल्कलाइन सॉइल्स। इसकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। धेंचा की बात चली है तो आपको एक बहुत ही अजीब और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हम सब जानते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में यानी रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी प्लांट के स्टेम पर यानी तने पर भी नोड्यूल्स हो सकते हैं? ऐसे लम्स, ऐसी गांठें उसके तने पर? यस, दिस इज अ वेरी यूनिक केस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। ढांचा की एक स्पीशीज है सेस्बानिया रोस्ट्रेटा। दिस स्पीशीज इज स्टेम नोड्यूलेटिंग। इसका मतलब है कि इसके रूट्स के साथ साथ इसके स्टेम पर भी नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और रिसर्च कहती है कि इन्हीं स्टेम नोड्यूल्स में सबसे तेजी से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसीलिए सेस्बानिया रोस्ट्रेटा को एक बेहद एफिशिएंट नेचुरल फर्टिलाइजर माना जाता है। ये एक नेचुरल वंडर है। तो हमने देख लिया कि ग्रीन मैन्योर क्या है और ये कैसे काम करता है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इसके फायदे क्या हैं? इसकी जरूरत आज के टाइम में पहले से भी ज्यादा क्यों है? What is the ultimate payoff? The benefits of green manuring are numerous. Let's list them out point by point. First, it improves soil structure, यानी मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे जड़ों को फैलने में आसानी होती है। Second, it adds crucial organic matter to the soil, जो मिट्टी की जान होती है। Third, इससे केमिकल फर्टिलाइजर्स पर हमारी डिपेंडेंसी कम होती है। फोर्थ, ये मिट्टी की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे सूखे में भी फायदा होता है। एंड फाइनली, ये एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अंत में एक विचार के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। हम खेती के लिए हमेशा नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन, नए केमिकल्स ढूंढते रहते हैं, लेकिन क्या हो अगर खेती का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग, पहले से ही मिट्टी के अंदर मौजूद हो? शायद वो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी कोई ड्रोन या सेंसर नहीं, बल्कि एक बीज है। शायद हमने इनोवेशन की दौड़ में उस ज्ञान को नजरअंदाज कर दिया जो हमेशा से हमारे पैरों के नीचे था। सोचिएगा जरूर। विद दिस वी एंड आवर लेक्चर। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री से जुड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आप जब भी किसी किसान से मिलते हैं या किसी फर्टिलाइजर की दुकान पर जाते हैं, आपको वहां अलग अलग तरह के खाद के बैग यानी बोरियां दिखती हैं। उन पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे 10-10-10, 16-28, 12-32-16। ये नंबर्स एक सीक्रेट कोड की तरह लगते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम इसी कोड को डीकोड करेंगे और समझेंगे कि इन नंबर्स का आखिर मतलब क्या होता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक बैग है जिस पर लिखा है 1628। ये 3 नंबर्स उस पूरे बैग पर सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये मैन्युफैक्चरर की तरफ से एक गारंटी है कि उस बैग के अंदर क्या है और वो आपके पौधों के लिए क्या कर सकता है। इस लेक्चर के एंड तक आप ऐसे किसी भी बैग को देखकर उसके अंदर के कंटेंट्स को आसानी से समझ पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फंडामेंटल और ज़रूरी है। तो आज हम इस लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम फर्टिलाइजर बैग पर लिखे NPK नंबर्स को डीकोड करना सीखेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि बैग में इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा और क्या होता है। फिर हम एक ऐसे हिडन फैक्टर की बात करेंगे जिसका असर सीधा सॉइल की हेल्थ पर पड़ता है। इसके बाद हम कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स को क्लासिफाई करेंगे और आखिर में हम समझेंगे कि ये सारी जानकारी एक किसान और एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, फर्टिलाइजर बैग को डिकोड करना। और इसका सबसे पहला कदम है NPK रेटिंग्स को समझना। तो ये जो 3 नंबर्स होते हैं, इनको ऑफिशियली फर्टिलाइजर ग्रेड कहा जाता है।
इसकी डेफिनेशन है द मिनिमम गारंटीड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P और पोटेशियम K इन द बैग। सरल शब्दों में ये 3 नंबर पौधों के लिए सबसे जरूरी 3 न्यूट्रिएंट्स की परसेंटेज मात्रा बताते हैं, नाइट्रोजन यानी N, फॉस्फोरस यानी P और पोटेशियम यानी K। और इनका ऑर्डर हमेशा यही रहता है, NPK। तो अगर एक बैग पर 16, 20, 8 लिखा है तो इसका मतलब है कि उस बैग के टोटल वेट का कम से कम 16% नाइट्रोजन, 20% फॉस्फोरस और 8% पोटेशियम है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब यहाँ 2 टर्म्स आते हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। एक है ग्रेड और दूसरा है रेशियो। दोनों में एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। ग्रेड जैसे कि 1266 आपको न्यूट्रिएंट्स की एग्जैक्ट परसेंटेज बताता है, लेकिन रेशियो इसको सिंप्लीफाई करके उनके बीच का अनुपात यानी रिलेशन बताता है। तो 1266 फर्टिलाइजर का रेशियो होगा 2:1:1। अब अगर कोई दूसरा फर्टिलाइजर है जिसका ग्रेड 20-10-10 है तो उसका रेशियो भी 2:1:1 ही होगा, बस वो पहले वाले से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है, ग्रेड मतलब गिनती यानी एक्चुअल परसेंटेज, और रेशियो मतलब रिश्ता यानी न्यूट्रिएंट्स के बीच का अनुपात। लेकिन एक मिनट, अगर हम अपने एग्जाम्पल 1628 के नंबर्स को जोड़ते हैं, 16 + 20 + 8, तो ये तो सिर्फ 44% हुआ। इसका मतलब उस बैग में जो बाकी का 56% मटेरियल है वो कुछ और है। तो ये बाकी का स्टफ आखिर है क्या? इसको समझने के लिए यूरिया का एग्जाम्पल लेते हैं। यूरिया एक बहुत ही कॉमन स्ट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। उसका ग्रेड होता है 4600। इसका मतलब है कि उसमें 46% नाइट्रोजन है। तो अगर आप 100 किलो का यूरिया का बैग लेते हैं तो उसमें 54 किलो यानी आधे से भी ज्यादा वजन नाइट्रोजन नहीं है, वो कुछ और है। ये जो बाकी का स्टफ है ये 2 कैटेगरीज में आता है। पहली कैटेगरी है फिलर्स। ये सैंड, मिट्टी या लाइमस्टोन जैसे मटेरियल्स होते हैं जिनको सिर्फ बल्क यानी वॉल्यूम और वेट बढ़ाने के लिए ऐड किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फर्टिलाइजर को खेत में यूनिफॉर्मली यानी एक समान रूप से फैलाना आसान हो। दूसरी कैटेगरी है कंडीशनर्स। ये बहुत जरूरी एडिटिव्स होते हैं। ये फर्टिलाइजर को हवा से नमी सोखने से रोकते हैं, जिससे फर्टिलाइजर बैग के अंदर ही केकिंग यानी ढेले बनने से बच जाता है। नमी सोखने की इस प्रॉपर्टी को हाइग्रोस्कोपिसिटी कहते हैं। ये टर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम एक ऐसे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो शायद सबसे जरूरी है, लेकिन इसकी जानकारी फर्टिलाइजर के बैग पर सामने से लिखी नहीं होती। ये एक हिडन इम्पैक्ट है जिसका सीधा असर आपकी मिट्टी की लॉन्ग टर्म हेल्थ पर पड़ता है। इस कंसेप्ट का नाम है इक्विवेलेंट एसिडिटी। तो इक्विवेलेंट एसिडिटी क्या है? इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ लाइम यानी कैल्शियम कार्बोनेट इन किलोग्राम्स needed to neutralize the acidifying effect caused by 100 किलोग्राम of a specific fertilizer। आसान भाषा में समझें तो कई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जब मिट्टी में डाले जाते हैं तो वो मिट्टी को एसिडिक यानी अम्लीय बना देते हैं। इक्विवेलेंट एसिडिटी एक नंबर है जो आपको बताता है कि 100 किलोग्राम फर्टिलाइजर से पैदा हुई एसिडिटी को खत्म करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितने किलोग्राम चूना यानी लाइम डालना पड़ेगा ताकि मिट्टी का पीएच बैलेंस वापस नॉर्मल हो जाए। इसको एक बहुत ही आम फर्टिलाइजर डैप यानी डी अमोनियम फॉस्फेट के एग्जाम्पल से आसान बनाते हैं। डैप की इक्विवेलेंट एसिडिटी रेटिंग 77 है। अब ये नंबर 77 एक बिल्कुल आसान रेसिपी की तरह है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप अपने खेत में 100 किलोग्राम डीएपी डालते हैं तो उससे जो एसिडिटी पैदा होगी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको ठीक 77 किलोग्राम चूना यानी लाइम अलग से डालना पड़ेगा। तब जाकर आपकी मिट्टी का पीएच बैलेंस बना रहेगा। और ये जो एसिडिफाइंग इफेक्ट है ये अलग अलग फर्टिलाइजर्स के लिए बहुत अलग अलग होता है। जो डेटा मैं आप बताने जा रही हूँ वो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। सबसे ज़्यादा इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है एनहाइड्रस अमोनिया की 148। ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद आता है अमोनियम क्लोराइड जिसकी वैल्यू है 128। फिर है यूरिया जिसकी वैल्यू 80 से 85 के बीच रहती है। हमारा एग्जाम्पल डीएपी, उसकी वैल्यू है 77। और इस लिस्ट में सबसे कम एसिडिक है अमोनियम नाइट्रेट जिसकी वैल्यू है 60। तो आसान भाषा में जितना बड़ा नंबर उतना ही ज़्यादा एसिडिक वो फर्टिलाइजर है और उतना ही ज़्यादा चूना आपको मिट्टी में डालना पड़ेगा। तो अब जब हमने एनपीके, ग्रेड और इक्विवेलेंट एसिडिटी जैसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो आइए अब फर्टिलाइजर्स की कुछ आम कैटेगरीज को भी देख लेते हैं कि उन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फर्टिलाइजर्स को आमतौर पर 2 तरह से ग्रुप किया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन है स्ट्रेट वर्सेस कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स वो होते हैं
जो सिर्फ एक ही मेजर न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, जैसे कि यूरिया जिससे सिर्फ नाइट्रोजन मिलता है, या म्यूरेट ऑफ पोटैश जिससे सिर्फ पोटेशियम मिलता है। वहीं दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो एक ही प्रोडक्ट में दो या दो से ज्यादा मेजर न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। इसका सबसे आम एग्जाम्पल है DAP, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों एक साथ देता है। दूसरा क्लासिफिकेशन उनकी कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर होता है, जिसे एनालिसिस कहते हैं। इसमें दो टाइप्स हैं, लो एनालिसिस और हाई एनालिसिस। अगर किसी फर्टिलाइजर में प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स का टोटल परसेंटेज 25% से कम होता है तो उसे लो एनालिसिस फर्टिलाइजर कहा जाता है, जैसे कि SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसमें सिर्फ 16% फॉस्फोरस होता है। और अगर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स का टोटल परसेंटेज 25% से ज़्यादा है तो उसे हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर कहते हैं, जैसे कि यूरिया, जिसमें 46% नाइट्रोजन है, जो कि 25% से काफ़ी ज़्यादा है। ये 25% की वैल्यू एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आती है, इसलिए इसे ज़रूर याद रखें। तो अब तक हमने NPK ग्रेड डिकोड कर लिए, बैग के अंदर फिलर्स और कंडीशनर्स के बारे में जान लिया और सॉइल पर एसिडिटी के असर को भी समझ लिया। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे नंबर्स आखिर इतने मैटर क्यों करते हैं? इस सब को जानने का फायदा क्या है? देखिए, सारी बात आकर यहां रुकती है। एक फर्टिलाइजर का बैग सिर्फ पौधों का खाना नहीं है, यह आपकी मिट्टी के लिए एक केमिकल ट्रीटमेंट है। और सही फर्टिलाइजर चुनने का मतलब सिर्फ इस सीजन की फसल के लिए सही NPK नंबर्स चुनना नहीं है। इसका असली मतलब है उसके हिडन इम्पैक्ट, जैसे कि एसिडिटी को समझना, ताकि आपकी मिट्टी आने वाले सालों तक स्वस्थ और उपजाऊ बनी रहे। यही सस्टेनेबल खेती की नींव है। तो अगली बार जब आप कोई फर्टिलाइजर का बैग उठाएं तो असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या मैं अपनी फसल को खुराक दे रहा हूं। असली सवाल ये है, क्या मैं अपनी मिट्टी का पोषण कर रहा हूं? जब हमारा नजरिया शॉर्ट टर्म फीडिंग से लॉन्ग टर्म केयर की तरफ शिफ्ट होगा, तभी हम एक सच में स्वस्थ खेत या गार्डन बना पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। इस टॉपिक को अपनी टेक्स्ट बुक से जरूर रिवाइज करें और आगे आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए बायोसेस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इंडिया में किसी भी बड़े एग्रीकल्चरल कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने फर्टिलाइजर्स के नोट्स पे काफ़ी टाइम लगाया होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आज हम इस शोर को कम करके एक सबसे ज़रूरी कैटेगरी पे फोकस करेंगे, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। हम बिल्कुल वही चीज़ें ब्रेक डाउन करेंगे जो आपको इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को इजी मार्क्स में बदलने के लिए जाननी ज़रूरी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आखिर ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट्स को नाइट्रोजन, एक बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म्स में सप्लाई किया जाता है। 3 मेन फॉर्म्स हैं। पहला है नाइट्रेट फॉर्म, जिसका केमिकल फॉर्मूला NO3- है। दूसरा है अमोनियम फॉर्म यानी NH4+, और तीसरा है अमाइड फॉर्म, जिसे हम NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। हर फॉर्म का अपना एक अलग कैरेक्टर है जो डिसाइड करता है कि उसे कब, कहाँ और कैसे यूज करना चाहिए। चलिए, तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम सबसे पहले नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स से शुरू करेंगे, उसके बाद हम एमोनियाकिल फर्टिलाइजर्स को कवर करेंगे और फिर उन हाइब्रिड्स को देखेंगे जिनमें दोनों फॉर्म्स होते हैं। फिर हम सबसे बड़े प्लेयर यूरिया पे आएंगे और आखिर में हम सारे की डिफरेंसेस को समराइज करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल मस्ट नो हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी 1, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स। मैं इनको फास्ट मूवर्स बुलाता हूँ। क्यों? क्योंकि मिट्टी में और प्लांट के अंदर इनका जो बिहेवियर है ना, वो स्पीड के बारे में है, बिल्कुल तेजी। चलिए देखते हैं कि किसान के लिए इसका क्या मतलब है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? देखिए, इनका सबसे बड़ा फायदा है इनकी मोबिलिटी। क्योंकि ये NO3- फॉर्म में होते हैं और नेगेटिव चार्ज होता है, ये सॉइल में बहुत तेजी से मूव करते हैं। इसीलिए ये टॉप ड्रेसिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। टॉप ड्रेसिंग का मतलब है जब किसान खड़ी फसल में यानी ग्रोइंग क्रॉप में फर्टिलाइजर डालता है तो नाइट्रेट सीधा रूट्स तक पहुंच जाता है। लेकिन यही तेजी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अगर बारिश हो गई या ज्यादा इरिगेशन कर दिया तो ये आसानी से पानी के साथ नीचे बह जाता है, जिसे हम लीचिंग कहते हैं, और प्लांट को मिल नहीं पाता। इसके अलावा डीनाइट्रोफिकेशन के थ्रू हवा में भी इसका लॉस हो जाता है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये नेचर में बेसिक होते हैं, मतलब ये सॉइल का pH बढ़ाते हैं। चलिए, अब कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा नोट कर लीजिए। ये परसेंटेजेस एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं।
पहला है सोडियम नाइट्रेट, इसमें 16% नाइट्रोजन होता है। दूसरा है कैल्शियम नाइट्रेट, इसमें नाइट्रोजन थोड़ा सा कम 15.5% है, लेकिन इसका बोनस ये है कि इससे प्लांट को कैल्शियम भी मिलता है। और फिर आता है पोटेशियम नाइट्रेट, ये तो एक 2-in-1 डील जैसा है। इसमें 13% नाइट्रोजन है और साथ में 44 से 46% तक पोटेशियम भी है। इन तीनों को जरूर याद रखिएगा। चलिए अब एक बिल्कुल अलग कैरेक्टर वाले फर्टिलाइजर को देखते हैं, अमोनिकल फर्टिलाइजर्स। अगर नाइट्रेट फास्ट मूवर्स थे तो ये स्पेशलिस्ट्स हैं, खास तौर पर मुश्किल कंडीशंस के लिए, जैसे कि वाटरलॉग्ड सॉइल्स, यानी वो खेत जहां पानी भरा रहता है, जैसा कि हम धान की खेती में देखते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा फर्क आता है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स बेसिक थे जबकि ये एसिडिक होते हैं, यानी सॉइल पीएच को कम करते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर ये है, जो सूखी जमीन होती है जहां हवा आती जाती रहती है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज जोन, वहां नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स बेस्ट काम करते हैं। लेकिन अमोनियाकल फर्टिलाइजर्स ये रिड्यूस जोन के किंग हैं, जैसे कि धान का पानी से भरा खेत जहां ऑक्सीजन ना के बराबर होता है। इनकी इस स्टेबिलिटी की वजह से ये पानी में आसानी से बहते नहीं हैं, इसलिए इनमें लीचिंग लॉसेस बहुत कम होते हैं। अब इनके नंबर्स की बात करते हैं। अमोनियम सल्फेट को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें 20.5% नाइट्रोजन होता है, लेकिन इससे भी ज़रूरी बात यह है कि इसमें 24.5% सल्फर भी होता है। ये इसको ग्राउंडनट यानी मूंगफली जैसी क्रॉप्स के लिए परफेक्ट बनाता है, क्योंकि ऑयल सीड क्रॉप्स को सल्फर की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरा एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, इसमें नाइट्रोजन थोड़ा ज़्यादा है, 25.5%। अच्छा, अब इस नंबर को देखिए, 82%। अगर मैं आपसे कहूं कि ये किसी भी फर्टिलाइजर में पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन है तो जी हाँ, ये ज़बरदस्त नंबर अमोनिकल फैमिली के एक स्पेशल मेंबर का है जिसका नाम है एनहाइड्रस अमोनिया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। एनहाइड्रस अमोनिया, जैसा कि नाम से पता चलता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और इसमें 82% नाइट्रोजन होता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। लेकिन फिर भी किसान इसको इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? इसका रीज़न है इसकी इक्विवेलेंट एसिडिटी, जो 128 है। मतलब ये मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसिडिक और हार्श है। तो ये एग्जाम के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ज़रूर है, लेकिन फील्ड के लिए प्रैक्टिकल चॉइस बिल्कुल नहीं। अब आती है हमारी तीसरी कैटेगरी, जिसे मैं हाइब्रिड्स कहना पसंद करता हूँ। ये बहुत क्लेवर फर्टिलाइजर्स हैं क्योंकि इनमें फास्ट एक्टिंग नाइट्रेट फॉर्म भी होता है और स्टेबल रहने वाला अमोनिकल फॉर्म भी होता है। इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि किसान को दोनों फॉर्म्स के फायदे मिल सके। यहाँ दो बड़े नाम हैं, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे हम CAN भी कहते हैं। अमोनियम नाइट्रेट में लगभग 34% नाइट्रोजन होता है, आधा नाइट्रेट फॉर्म में और आधा अमोनियम फॉर्म में। लेकिन इसकी एक बड़ी कमी है, ये हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब हवा से नमी खींचता है और गीला हो जाता है, और इसके अलावा ये एक्सप्लोसिव भी है। दूसरी तरफ है कैन, जिसमें 26% नाइट्रोजन है। इसका सबसे फेमस नाम है किसान खाद, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका नेचर न्यूट्रल है, मतलब ये आपकी मिट्टी को ज़्यादा एसिडिक या बेसिक नहीं बनाता। इसलिए ये लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ के लिए फैंटास्टिक है। अब हम आते हैं चौथी और इंडिया के लिए अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी पर, एमाइड फर्टिलाइजर्स। और जब हम एमाइड फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो हमारा मतलब एक ही फर्टिलाइजर से होता है, फर्टिलाइजर्स का अनडिस्प्यूटेड किंग, यूरिया। यूरिया कितना डोमिनेंट है आप खुद ही देखिए। इंडिया में इस्तेमाल होने वाले टोटल फर्टिलाइजर्स का 80% हिस्सा अकेले यूरिया का है। सोचिए इसके बारे में, ये सिर्फ एक पॉपुलर फर्टिलाइजर नहीं है, ये हमारे देश की पूरी नाइट्रोजन स्ट्रैटेजी की रीढ़ की हड्डी है, द एब्सोल्यूट बैकबोन। अगर आपको ये सेशन अभी तक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो यूरिया इतना ज़्यादा इस्तेमाल क्यों होता है? इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला, ये इंडियन फार्मर्स के लिए नाइट्रोजन का सबसे सस्ता सोर्स है। दूसरा, इसमें 46% नाइट्रोजन होता है, जो कि किसी भी सॉलिड फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा है। याद है, एनहाइड्रस अमोनिया में ज़्यादा था, पर वो लिक्विड है। कुछ और की पॉइंट्स, टेक्निकली ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है क्योंकि इसमें कार्बन होता है। इसका नेचर एसिडिक होता है और ये हाइग्रोस्कोपिक भी है, मतलब नमी सोखता है। चलिए अब हम यूरिया से जुड़े एक बहुत ही स्पेसिफिक और क्रिटिकल एस्पेक्ट पर चर्चा करते हैं, जो एग्जाम सेट करने वालों का फेवरेट टॉपिक है। सवाल ये है कि ये ब्यूरेट क्या चीज़ है और एक समस्या क्यों है। इस प्रोसेस को आसान भाषा में समझते हैं।
ब्यूरेट एक इम्प्योरिटी है, एक अशुद्धि, जो यूरिया बनाते वक्त पैदा होती है। जब फैक्ट्री में यूरिया बन रहा होता है, अगर टेम्परेचर 132 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो 2 यूरिया मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। इस केमिकल रिएक्शन से एक नया कंपाउंड बनता है जिसे ब्यूरेट कहते हैं, और ये ब्यूरेट पौधों के लिए सीधे सीधे टॉक्सिक है, यानी जहरीला है। अब क्योंकि ब्यूरेट टॉक्सिक है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसकी स्ट्रिक्ट लिमिट्स तय की हैं, और ये 2 नंबर्स आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अगर यूरिया को सॉइल में अप्लाई किया जा रहा है तो उसमें ब्यूरेट कंटेंट 1.5% से कम होना चाहिए, लेकिन अगर फोलियर स्प्रे किया जा रहा है, यानी फर्टिलाइजर को पौधों के पत्तों पर स्प्रे किया जा रहा है, तो ये लिमिट और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तब ब्यूरेट 0.25% से भी कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वो पौधों के पत्तों को जला देगा। हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, तो इस सब को समेटने के लिए और आपको एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए चलिए सारी इन्फॉर्मेशन को एक क्विक रिवीजन समरी में कंडेंस करते हैं, जिसमें हम सिर्फ की डिफरेंशिएटर्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा सब कुछ एक जगह पर। नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स सॉइल पर इनका इफेक्ट बेसिक होता है। इनकी की फीचर हाई मोबिलिटी और हाई लॉस है। अमोनियाकल फर्टिलाइजर्स ये एसिडिक होते हैं, इनमें लॉस कम होता है और ये गीले खेत के लिए बेस्ट हैं। CN यानी किसान खाद, इसका इफेक्ट न्यूट्रल है, ये बैलेंस्ड और सॉइल के लिए सेफ ऑप्शन है। और आखिर में यूरिया, जो कि अमाइड ग्रुप में है, ये एसिडिक है और सॉलिड फॉर्म में हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इसका की फीचर है। ये आपका फाइनल रिवीजन टूल है, इसे जरूर दिमाग में बिठा लीजिए। जब आप इस सब को समझेंगे तो ये सारी टेक्निकल डिटेल्स एक सिंपल से सिद्धांत पर आकर रुकती हैं। सही समय पर, सही जगह पर सही फर्टिलाइजर देना ही मॉडर्न खेती का आधार है। इन सभी फर्टिलाइजर्स के बीच के फर्क को समझना ही एक किसान को ऐसा करने के काबिल बनाता है। तो मैं आपको एक चैलेंज के साथ छोड़ जाता हूं, ताकि आपने जो सीखा है उसे अप्लाई कर सकें। अब जब आप सभी टाइप्स को जानते हैं, तो आप पानी से भरे धान के खेत के लिए कौन सा फर्टिलाइजर चुनेंगे और सूखे गेहूं के खेत के लिए कौन सा, और क्यों? अपने आप से इस सवाल का जवाब देना ही इस नॉलेज को पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, नाइट्रोजन लॉस। किसानों के लिए तो ये क्रिटिकल है ही, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। Exactly, sir. Concepts like volatilization, denitrification, and the role of inhibitors are frequently asked. आज के इस लेक्चर में हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम नाइट्रोजन के ग्रेट एस्केप के पीछे के कारण जानेंगे, फिर 2 सबसे कंफ्यूजिंग टर्म्स वॉलेटाइजेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के बीच का अंतर क्लियर करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही कॉमन 60% पजल को सॉल्व करेंगे, और आखिर में नाइट्रोजन लॉस को रोकने के मॉडर्न सॉल्यूशंस जैसे इनहिबिटर्स और स्मार्ट फर्टिलाइजर्स पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आइए देखते हैं कि वो कौन से 3 मुख्य विलन्स यानी दुश्मन हैं जिनकी वजह से हमारी कीमती नाइट्रोजन मिट्टी से भाग जाती है, जिससे किसान का नुकसान होता है और हमारी फसल की पैदावार पर असर पड़ता है। सर, यहाँ 3 मेन पाथवेज हैं नाइट्रोजन लॉस के। पहला है वोलेटाइजेशन। सिंपल इंग्लिश में इसका मतलब है गैस बनकर उड़ जाना। हिंदी में हम इसे वाष्पीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब यूरिया फर्टिलाइजर एल्कलाइन सॉइल में डाला जाता है तो अमोनिया गैस बनकर हवा में उड़ जाती है। दूसरा है डीनाइट्रिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में विनीत्रीकरण कहते हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। और तीसरा है लीचिंग यानी निक्षालन, जिसका मतलब है पानी के साथ घुलकर नाइट्रोजन का जड़ों की पहुंच से नीचे चले जाना। बिल्कुल ठीक। इन तीनों में से लीचिंग कंपैरेटिवली सिंपल है, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वोलेटाइजेशन और डीनाइट्रिफिकेशन को लेकर होता है। इसलिए आज हम इन दोनों पर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए अब इस टॉपिक के कोर पर आते हैं। यही वो हिस्सा है जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इन दोनों प्रोसेसेस के बीच का फर्क एकदम साफ कर देंगे। ये समझना आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो पहले बात करते हैं वोलेटाइजेशन की। डेफिनेशन के अनुसार इट्स अ नॉन बायोलॉजिकल केमिकल लॉस ऑफ अमोनियम आयंस एज अमोनिया गैस, जो हाई पीएच यानी 8 से ज्यादा पीएच वाली मिट्टी में होता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है नॉन बायोलॉजिकल।
इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में कोई भी जीवित जीव जैसे बैक्टीरिया शामिल नहीं है। ये एक शुद्ध केमिकल रिएक्शन है। जैसे ही मिट्टी का पीएच बढ़ता है यानी वो अल्कलाइन हो जाती है, ये रिएक्शन शुरू हो जाता है। इट्स प्योर केमिस्ट्री, नो बायोलॉजी इन्वॉल्व्ड। तो यह होता कैसे है? मान लीजिए किसान ने अमोनियम NH4+ वाला फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया खेत में डाला। अगर उस खेत की मिट्टी का pH 8 से ज़्यादा है यानी मिट्टी अल्कलाइन या क्षारीय है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में अमोनियम NH4+ कन्वर्ट होकर अमोनिया गैस NH3 बन जाता है और अमोनिया गैस है तो वो सीधे हवा में उड़ जाती है। किसान का पूरा पैसा और फर्टिलाइजर बर्बाद। अब आते हैं डीनाइट्रिफिकेशन पर। इसकी डेफिनेशन है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस वे बैक्टीरिया कन्वर्ट सॉइल नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन गैस व्हिच एस्केप्स टू द एटमॉस्फेयर, हिंदी में विनित्रीकरण। और इसके की प्लेयर्स हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, जिसका एक कॉमन एग्जाम्पल है सुडोमोनास। देखिए यहां गेम पूरा बदल गया। वॉलेटाइजेशन केमिकल था लेकिन डीनाइट्रिफिकेशन पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। इसका हीरो या विलन जो भी आप कहें वो है मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है बल्कि उन बैक्टीरिया के लिए एक जरूरी जीवन प्रक्रिया है। ये प्रोसेस आखिर होता कब है? ये तब होता है जब मिट्टी में पानी भर जाता है यानी वाटरलॉग्ड या एनारोबिक कंडीशंस बन जाती हैं। ऐसी स्थिति में मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब इंसानों की तरह इन बैक्टीरिया को भी सांस लेने के लिए यानी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ये बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट NO3 नेगेटिव को ऑक्सीजन के बदले इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो नाइट्रेट से सांस लेते हैं और इस प्रोसेस के फाइनल प्रोडक्ट के रूप में फर्टिलाइजर वाला नाइट्रोजन गैस N2 बनकर हवा में रिलीज हो जाता है। प्लांट के लिए वो नाइट्रोजन पूरी तरह अनुपलब्ध हो जाता है। तो चलिए इन दोनों के बीच के मेन डिफरेंसेस को एग्जाम के लिए समराइज कर लेते हैं। प्लीज इस टेबल के पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। प्रोसेस टाइप, वॉलेटाइलाइजेशन केमिकल है जबकि डीनाइट्रिफिकेशन बायोलॉजिकल है। स्टार्टिंग नाइट्रोजन फॉर्म, वॉलेटाइलाइजेशन अमोनियम NH4+ से शुरू होता है और डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट NO3- से। गैस लॉस्ट, वॉलेटाइलाइजेशन में अमोनिया NH3 गैस बनती है और डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोजन गैस N2। प्राइमरी ड्राइवर, वॉलेटाइलाइजेशन का मुख्य कारण हाई pH है और डीनाइट्रिफिकेशन का एनारोबिक बैक्टीरिया। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। अब हम इस टॉपिक के सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पर आते हैं जिसे मैं 60% पैडी फील्ड पजल कहता हूं। आपने नोट्स या बुक्स में ये 60% का आंकड़ा दो अलग अलग जगह पर देखा होगा और जरूर कंफ्यूज हुए होंगे। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। ये नंबर 60% अक्सर एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जैसा सर ने कहा इसका सच इसके कॉन्टेक्स्ट में छुपा है। तो 60% का सच क्या है? यहां कॉन्टेक्स्ट इसकी ध्यान से सुनिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे इंडिया में सारी फसलों को मिलाकर टोटल नाइट्रोजन लॉस का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आपका जवाब होगा वॉलेटाइलेशन, जो कि कुल लॉस का लगभग 60% है। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली धान के खेतों या पैडी फील्ड्स के बारे में है जहां पानी भरा रहता है, तो वहां सबसे बड़ा कारण डीनाइट्रिफिकेशन है, जो उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में 60% लॉस के लिए जिम्मेदार है। कॉन्टेक्स्ट बदला, जवाब बदल गया। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो हमें समस्याएं तो समझ ली, अब इनके समाधान पर बात करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी जो हम डिस्कस करेंगे वो है कुछ खास केमिकल्स का इस्तेमाल जिन्हें आप नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स कहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी जरूरत हो। सबसे पहले नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स को डिफाइन कर देते हैं। ये वो केमिकल्स होते हैं जो फर्टिलाइजर्स के साथ मिलाए जाते हैं ताकि नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया यानी नित्रीकरण धीमी हो जाए। इनका मेन टारगेट होता है नाइट्रोसोमोनाज नाम का बैक्टीरिया। हाँ, इन इनहिबिटर्स को आप एक पॉज बटन की तरह समझ सकते हैं। ये सीधे नाइट्रोसोमोनाज बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। यही वो बैक्टीरिया हैं जो अमोनियम को नाइट्राइट में बदलने का सबसे पहला स्टेप करते हैं। अगर ये पहला स्टेप ही रुक गया या स्लो हो गया तो आगे नाइट्रेट बनेगा ही नहीं, और जब नाइट्रेट नहीं बनेगा तो डीनाइट्रिफिकेशन या लीचिंग से होने वाला लॉस भी अपने आप कम हो जाएगा। इसका फायदा क्या है? ये इनहिबिटर्स नाइट्रोजन को ज्यादा देर तक स्टेबल अमोनियम NH4+ फॉर्म में रखते हैं। अमोनिया मिट्टी के कणों से चिपका रहता है, इसलिए इसका लीचिंग नहीं होता, और जब नाइट्रेट बन ही नहीं रहा तो डीनाइट्रिफिकेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक तीर से दो निशाने, डीनाइट्रिफिकेशन लॉस भी कम हुआ और लीचिंग लॉस भी कम हुआ। कुछ कॉमन नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो है थायोयूरिया, जो फर्टिलाइजर और इनहिबिटर दोनों का काम करता है, नाइट्रोपायरिन जिसका कमर्शियल नेम N-सर्व है,
AM, जिसका पूरा नाम है 2-amino-4-chloro-6-methylpyrimidine, ये एक केमिकल इनहिबिटर है और इंडिया में बहुत कॉमनली यूज होने वाला ऑर्गेनिक ऑप्शन नीम केक या नीम की खली। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम फर्टिलाइजर को ही बदलकर यानी स्मार्ट बनाकर इस समस्या का एक पावरफुल समाधान निकाल सकते हैं। जो हमारे सोर्स मटेरियल में एक एनालॉजी दी गई है वो इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए एकदम परफेक्ट है। सोचो, आपको कोई इतनी तेजी से रोटियां सर्व कर रहा है कि आप खा ही नहीं पा रहे। जो रोटियां आप नहीं खा पाएंगे वो क्या होंगी? बर्बाद। कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स के साथ ऐसा ही होता है। वो एक साथ इतने सारे न्यूट्रिएंट्स रिलीज कर देते हैं कि पौधा उन्हें अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाता और बाकी सब वेस्ट हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स। ये ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे एक कंट्रोल्ड तरीके से रिलीज करते हैं, ठीक उसी स्पीड से जिस स्पीड से पौधा उन्हें एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे आपको एक एक करके रोटी सर्व की जाए ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। और ये काम कैसे करते हैं? इसके दो मुख्य तरीके हैं। या तो इन फर्टिलाइजर्स की पानी में घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी कम होती है, या फिर इनके दानों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग यानी परत चढ़ी होती है जो न्यूट्रिएंट्स को एक साथ रिलीज होने से रोकती है। कुछ इंपॉर्टेंट स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स और उनमें नाइट्रोजन की मात्रा इस प्रकार हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। यूरिया फॉर्माल्डिहाइड, इसमें 38 से 42% नाइट्रोजन होता है। IBDU या आइसोब्यूटिलीन डायूरिया, इसमें 32.2% नाइट्रोजन होता है। और CDU या क्रोटोनिल्डीन डायूरिया, जिसमें 32.5% नाइट्रोजन होता है। आप देख सकते हैं कि यूरिया फॉर्माल्डिहाइड में नाइट्रोजन कंटेंट काफी ज्यादा है, जो उसे एक एफिशिएंट चॉइस बनाता है। इन कॉम्प्लेक्स केमिकल मॉलिक्यूल्स के अलावा एक और सरल और बहुत प्रभावी तरीका है यूरिया के दानों पर कोटिंग करना। स्टैंडर्ड यूरिया के ऊपर जब हम सल्फर या नीम जैसे मटेरियल की एक फिजिकल परत चढ़ा देते हैं तो उससे यूरिया के पानी में घुलने की स्पीड कम हो जाती है। इस तरह से एक फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर एक बहुत ही कुशल, धीरे धीरे काम करने वाला स्लो रिलीज फर्टिलाइजर बन जाता है। आप सभी ने नीम कोटेड यूरिया के बारे में जरूर सुना होगा, ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। तो आज हमने देखा कि नाइट्रोजन कैसे मिट्टी से एस्केप करती है और उसे रोकने के लिए हम कौन सी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं। ये हमें एक आखिरी विचार पर छोड़ देता है, कृषि के भविष्य के लिए हमें किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, इनहिबिटर्स जैसे केमिकल कंट्रोल पर या कोटिंग्स जैसे फिजिकल कंट्रोल पर। यह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रेगुलर रिवीजन करते रहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, बायो एस एग्री फॉरेस्ट्री अकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पैरों के नीचे जो मिट्टी है उसमें एक अनोखा इनविजिबल इंजन काम कर रहा है। ये इंजन लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव चलाते हैं और उनका काम जादू से कम नहीं है। वो सड़ गल रहे ऑर्गेनिक मैटर को उस फ्यूल में बदलते हैं जिससे हमारे पौधे, हमारी फसलें बढ़ती हैं। आज हम उस इंजन के सबसे जरूरी हिस्से नाइट्रोजन साइकिल को गहराई से समझेंगे। आज के इस सेशन का रोड मैप इस तरह से है। सबसे पहले हम नाइट्रोजन के दो अलग अलग रूपों को समझेंगे। फिर हम उस फैक्टर को देखेंगे जो डिसाइड करता है कि कौन सा रूप हावी होगा। उसके बाद हम नाइट्रोजन के प्लांट फूड बनने तक के सफर को, उसके पूरे पाथ को ट्रेस करेंगे। फिर इस प्रोसेस की सफलता के लिए जरूरी कंडीशंस क्या हैं वो जानेंगे और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। सॉइल में नाइट्रोजन को लेकर हमेशा एक जंग, एक खींचतान चलती रहती है। ये एक ऐसी टग ऑफ वॉर है जिसमें दो प्रोसेसेस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। एक प्रोसेस नाइट्रोजन पौधों को देता है तो दूसरा उसे छीन लेता है। चलिए इन दोनों कंटेंडर्स से मिलते हैं, मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन। पहला है मिनरलाइजेशन। इसका मतलब है मिनरल का बनाना। इस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो पौधों के लिए अनअवेलेबल होता है उसको सिंपल अवेलेबल मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। आप इसे अनलॉकिंग प्रोसेस समझ सकते हैं। सॉइल में ज्यादातर नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर जैसे पुरानी जड़ों या पत्तियों में बंद होता है। पौधे उसे डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसलिए सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आगे आते हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और नाइट्रोजन को एक सिंपल मिनरल फॉर्म में रिलीज करते हैं जिसे पौधे आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। और दूसरी तरफ है
इमोबिलाइजेशन। ये मिनरलाइजेशन का ठीक उल्टा प्रोसेस है। इमोबाइल का मतलब होता है स्थिर कर देना या लॉक कर देना। यहाँ वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन रिलीज कर सकते हैं, वो अवेलेबल मिनरल नाइट्रोजन को अपने खुद के ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह वो नाइट्रोजन को वापस से एक अनअवेलेबल ऑर्गेनिक फॉर्म में लॉक कर देते हैं, कम से कम कुछ समय के लिए। तो सबसे जरूरी बात यही है कि ये खींचतान सॉइल में लगातार चलती रहती है। मिनरलाइजेशन नाइट्रोजन को अनलॉक करता है, अनअवेलेबल से अवेलेबल बनाता है और पौधे को खाना देता है, जबकि इमोबिलाइजेशन नाइट्रोजन को लॉक करता है, अवेलेबल से वापस अनअवेलेबल बनाता है और माइक्रोब को खाना देता है। एक स्वस्थ मिट्टी में ये डायनामिक बैलेंस हमेशा बना रहता है। तो अगर ये कांस्टेंट लड़ाई है तो सवाल उठता है कि जीतेगा कौन? कौन सा फैक्टर इस बैलेंस को मिनरलाइजेशन या इमोबिलाइजेशन की तरफ झुकाता है? ये सब सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, माइक्रोब की डाइट। खास तौर पर वो जो ऑर्गेनिक मैटर खा रहे हैं उसका कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो क्या है। इस पूरे प्रोसेस का ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या नाइट्रोजन हमारी फसलों को मिलेगा या माइक्रोब्स उसे अपने पास रख लेंगे? इसका जवाब ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात यानी C/N रेशियो में छुपा है। ये डेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 रूल्स हैं। अगर ऑर्गेनिक मैटर का CN रेशियो हाई है, मतलब 30 हिस्से कार्बन पर 1 हिस्सा नाइट्रोजन से भी ज्यादा, तो माइक्रोब्स को नाइट्रोजन की भूख लगती है। अपनी डाइट बैलेंस करने के लिए वो मिट्टी से सारा अवेलेबल नाइट्रोजन खींच लेते हैं। इसे कहते हैं इमोबिलाइजेशन। लेकिन अगर रेशियो लो है, यानी 21:1 से कम, जैसे कि सड़ी हुई गोबर की खाद या दलहनी फसलों के अवशेष, तो माइक्रोब्स के पास जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन होता है और वो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन पौधों के लिए रिलीज कर देते हैं। इसे कहते हैं मिनरलाइजेशन। और 21:31:1 के बीच में लगभग बैलेंस रहता है। चलिए इसका एक आम खेती से जुड़ा उदाहरण देखते हैं। किसान भाई कभी कभी सॉर्गम सिकनेस या ज्वार की वजह से अगली फसल का कमजोर होना देखते हैं। ज्वार की कटाई के बाद जो उसके डंठल या स्टबल खेत में रह जाते हैं, उनका CN रेशियो बहुत ज्यादा होता है। अब जब अगली फसल बोई जाती है तो मिट्टी के माइक्रोब्स उन डंठलों को डिकम्पोज करने लगते हैं। इस चक्कर में उन्हें नाइट्रोजन की इतनी भूख लगती है कि वो मिट्टी का सारा अवेलेबल नाइट्रोजन लॉक कर लेते हैं, जिससे नई फसल के नन्हे पौधों को भूखा रहना पड़ता है। ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि मिनरलाइजेशन क्या है और उसे ट्रिगर क्या करता है, लेकिन ये प्रोसेस आखिर होता कैसे है? ये कोई एक झटके में होने वाला काम नहीं है। ये एक मल्टी स्टेप सफ़र है जिसमें अलग अलग तरह के माइक्रोब्स एक सीक्वेंस में अपना अपना काम करते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है और पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए अब उस बात को फॉलो करते हैं। इस सफ़र के 3 मुख्य पड़ाव हैं। पहला है अमीनाइजेशन, दूसरा है एमोनिफिकेशन और तीसरा है निट्रिफिकेशन। आइए इन तीनों को एक एक करके समझें। इसकी शुरुआत होती है अमीनाइजेशन से। इस स्टेप में कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर में मौजूद कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स पर अटैक करते हैं। वो इन बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर सिंपल कंपाउंड्स में बदल देते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स और सबसे इंपॉर्टेंट अमीन्स। ये पहला स्टेप है। अगला स्टेप है अमोनिफिकेशन, मतलब अमोनियम का बनना। इसमें एक दूसरे ग्रुप के माइक्रोब्स उन एमीन्स को अमोनियम में बदल देते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि अमोनियम इस प्रोसेस का वो पहला मिनरल फॉर्म है जिसे पौधे सीधे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहां आकर नाइट्रोजन ऑफिशियली अनलॉक हो जाता है। और हाँ, कुछ फसलों के लिए तो सफ़र यहीं पर ख़त्म हो सकता है। जो पौधे कम ऑक्सीजन वाली कंडीशंस में उगते हैं, जैसे कि पानी से भरे खेत में धान की फसल, वो अमोनियम फॉर्म में ही नाइट्रोजन लेना पसंद करते हैं। लेकिन ज़्यादातर दूसरी फसलों के लिए जो अच्छी हवादार मिट्टी में उगती हैं, एक और ज़रूरी स्टेप बाकी है। ये आखिरी स्टेज है नाइट्रिफिकेशन। इसमें 2 छोटे स्टेप्स होते हैं जिससे अमोनियम को नाइट्रेट में बदला जाता है। और ये नाइट्रेट ही नाइट्रोजन का वो रूप है जिसे दुनिया की ज़्यादातर फसलें अपनी जड़ों से लेना सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं। ये उनके लिए एक 5 स्टार मील जैसा है। नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में 2 छोटे स्टेप्स हैं और हर स्टेप एक खास तरह का बैक्टीरिया करता है। इनके नाम एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले नाइट्रोसोमोनस नाम का बैक्टीरिया अमोनियम को नाइट्राइट में बदलता है, जो एक टॉक्सिक कंपाउंड है। फिर तुरंत ही नाइट्रोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया उस नाइट्राइट को सेफ और पौधों के लिए ज़रूरी नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ये दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं और नाइट्रोजन साइकिल के स्पेशलिस्ट फिनिशर्स कहलाते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जीते जागते बैक्टीरिया चला रहे हैं, इसलिए ये अपने आसपास के माहौल या एनवायरनमेंट को लेके बहुत सेंसिटिव होता है। नाइट्रिफिकेशन अच्छे से हो, इसके लिए नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर का खुश रहना जरूरी है।
तो सोचिए, इन जरूरी माइक्रोब्स के लिए एक अच्छा घर, एक अच्छा माहौल कैसा होता है? ये बैक्टीरिया थोड़े नाजुक होते हैं। ये सबसे अच्छा काम गर्म माहौल में करते हैं, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच। इन्हें न्यूट्रल सॉइल पीएच पसंद है, जो 6 से 7.5 के बीच हो। और सबसे ज़रूरी, क्योंकि ये एक एरोबिक प्रोसेस है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसका मतलब मिट्टी में हवा का आना जाना अच्छा होना चाहिए। मिट्टी पानी से भरी हुई नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल हर जीव की तरह काम करने के लिए उन्हें पर्याप्त नमी या मॉइस्चर की भी ज़रूरत होती है। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, नाइट्रोजन की जंग से लेकर उसमें काम करने वाले स्पेसिफिक बैक्टीरिया तक। तो चलिए, इस पूरे टॉपिक के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए इन मुख्य बिंदुओं को पक्का कर लेते हैं। पहला, मिनरलाइजेशन नाइट्रोजन को पौधों के लिए अनलॉक करता है, जबकि इमोबिलाइजेशन इसे माइक्रोब्स के लिए लॉक कर देता है। दूसरा, C/N रेशो वो स्विच है जो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस जीतेगा। तीसरा, मिनरलाइजेशन के 3 स्टेप्स याद रखें: एमोनाइजेशन, एमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन। और आखिर में नाइट्रिफिकेशन के 2 सुपरस्टार्स को मत भूलिएगा, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। और इसी के साथ हम अपने आखिरी विचार पर आते हैं। ये पूरा जरूरी इंजन बायोलॉजिकल है, इसे मिट्टी में रहने वाले जीवित जीव चलाते हैं। तो ये हमें एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, हमारी खेती के जो नए तरीके हैं, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा जुताई करना या केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, वो इस नाजुक माइक्रोबियल कम्युनिटी पर क्या असर डाल रहे होंगे, और उससे हमारे भोजन के उगाने की बुनियाद पर क्या फ़र्क पड़ रहा होगा। इस पर ज़रूर सोचिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।